के वीरभूमि जिले में किरनागर शहर के निकट स्थित मिराती गांव के एक ब्राह्मण परिवार में कामदा किंगर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के यहाँ हुआ था। उनके पिता 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय नेता के रूप में पश्चिम बंगाल विधानसभा परिषद में 1952 से 64 तक सदस्य रहे। वीरभूमि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। उनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन की खिलाफत के परिणाम स्वरूप 10 वर्षों से अधिक जेल की सजा भी काटी थी। प्रणब मुखर्जी ने सूरी से विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा पाई थी, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था। 10 अक्टूबर 2008 को प्रणब मुखर्जी अमेरिका विदेश सचिव कंडोलीजा राइस ने धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के सदस्य भी थे। सन 1984 में उन्होंने IMF और विश्व बैंक के जुड़े हुए थे ग्रुप 24 की बैठक की अध्यक्षता भी की थी। मई नवंबर 1995 के बीच उन्होंने सार्क मंत्री परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। राजनीतिक जीवन की बात हम कर रहे हैं। सन 1980 में वे राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता बनाए गए। इस दौरान मुखर्जी को सबसे शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री माना जाने लगा और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वे ही कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, पर राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही प्रणब मुखर्जी को हाशिए पर रख दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि वे राजीव गांधी के समर्थक मंत्रिमंडल के षड्यंत्र का शिकार हुए थे, जिनके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं हो पाए थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का पार्टी का गठन किया, पर सन 1989 में उन्होंने अपने दल का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया। PV नरसिम्हा राव सरकार में उनका राजनीतिक कैरियर पुनर्जीवित हो उठा जब उन्होंने योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। सन 1995 में वे विदेश मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में 1995 से 96 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। सन 1997 में प्रणब मुखर्जी को उत्कृष्ट सांसद चुना गया। प्रणब मुखर्जी को गांधी परिवार का वफादार माना जाता था और सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सन 1998 से 99 में जब सोनिया गांधी को कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई, तब उन्होंने पार्टी का महासचिव बनाया गया। प्रणब मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हैं। वह सन 1969 में राज्यसभा के सदस्य बने। वह सदन में 1975, 1981, 1993, 1999 में पुनः निर्वाचित हुए। 1973 में उन्होंने संघ के उप मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वह कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्ति हुई। उन्होंने सरकार की कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किए। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सन 2007 में प्रणब मुखर्जी को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। वे एक संजीदा व्यक्तित्व वाले नेता हैं। पार्टी के समाजवादी पार्टी क्षेत्र में उनको पूर्ण सम्मानित किया जाता है। उन्होंने भारतीय राजनीति और आर्थिक मामलों में बंगाली राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने एक संपूर्ण राजनीतिक माना जाता है। श्री मुखर्जी IMF, वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड के गवर्नर भी बने। बाद में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम का वित्तीय भार संभाला। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय उत्थान के बारे में पुस्तक प्रकाशित किए और उन्होंने अपने जीवन में कई पुरस्कार भी मिले। पद्म भूषण 2008 में, वेस्ट पार्लियामेंट अवार्ड 1997 में, बेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया अवार्ड मिला। उन्होंने 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका
से वकालत के लिए डॉक्टर का सम्मान भी किया। वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी सम्मानित हुए। वे विश्व के प्रसिद्ध 5 वित्तीय मंत्रियों से एक कहलाए। 1984 में न्यूयॉर्क के यूरो मनी जर्नल प्रकाशक के सर्वे हुआ। इमर्जिंग मार्टिन से उनको 2010 में एशिया का वित्त मंत्री ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। उनकी शादी युवा मुखर्जी से हुई थी। वे एक सिंगर थी। उनको 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। उन्होंने अपना समय पुस्तक पढ़ने में, गाने सुनने में व्यतीत करना पसंद किया। जब सोनिया गांधी अनिच्छा के साथ राजनीति में शामिल होने के बाद राजी हुए, तब प्रणब मुखर्जी ने उनके प्रमुख परामर्शदाताओं में से एक थे। प्रणब मुखर्जी की अमोघ निष्ठा और योग्यता ने उन्हें सोनिया गांधी के करीब ला लिया। इस वजह से सन 2004 में पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के प्रतिष्ठित पद पर पहुंचे। कई लोग मानते हैं कि पहले इंदिरा गांधी ने बेहतरीन रिश्तों से, फिर राजीव गांधी से खट्टा मीठा रिश्ता और बाद में सोनिया गांधी से सुनहरे रिश्ते निभाने के बाद ही आज प्रणब मुखर्जी को यह मुकाम हासिल हुआ था। उन्होंने पक्ष में से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता था कि 40 साल राजनीति करने के बाद जहां लोग हार मान लेते हैं, वहीं प्रणब मुखर्जी दा उम्र बढ़ने के साथ अपने कार्य में भी और राष्ट्रीय राजनीति को एक राह प्रदान की। उम्मीद करते हैं जिस तरह प्रणब मुखर्जी दा कांग्रेस के लिए ठेवनदार ही भूमिका निभाई थी, उसी तरह भारत को भी नई प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहिएगा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनकी राजनीतिक जिंदगी डगमगा गई थी। उन्होंने राजीव गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस से अलग थलग कर दिया गया था, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने राजीव गांधी की मृत्यु के बाद पुनः प्रकाश में आई। उन्होंने योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। राव सरकार के प्रथम 1995 से 96 के बीच में वित्त मंत्री मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। 1998 से 99 में सोनिया गांधी की कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उन्होंने 2000 में पश्चिम बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने 2010 तक इस पद को संभाला। मुखर्जी 2004 में लोकसभा नेता बने। उन्होंने पश्चिम बंगाल के जागीपुर चुनाव क्षेत्र से 2009 में चुनाव जीता। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी अनेक पदों की सुशोभित किया था। उन्होंने पद्म विभूषण, विश्व एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड इन इंडिया 2001 तथा एशिया के वित्त मंत्री 2010 के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। उनकी शुक्राग्र बुद्धि, तीक्ष्ण याददाश्त तथा अनूठे ज्ञान के लिए उन्हें काफी सम्मान भरी नजरों से देखा जाता था। उनके कार्यकाल में भारत का एक नया सवेरा देखा था। भारतीय लोकतंत्र उनकी ओर आशा भरती नजरों से यह देख रहा था कि क्या वे सिर्फ इसकी शाही मर्यादा को ही बरकरार रखेंगे या इसे एक कदम आगे ले जाएंगे, जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे छोड़ा था। उनके कुछ लंबे विचार और अच्छे विचार हैं। पहले, भारतीय के रूप में हमें निश्चित रूप से अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन हमें भविष्य पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। मेरे विचार से शिक्षा वह वास्तविक रसविधा है जो भारत को अपने अगले स्वर्ण युग में ला सकता है। भारत के युवा लोग एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करेंगे, जो राजनीतिक रूप से परिपक्व और आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र होगा, जिसमें राष्ट्र के लोग उच्च गुणवत्ता का जीवन और न्याय दोनों का आनंद ले सकेंगे। भारत वह देश है जहां बहुत गरीबी है। भारत एक आकर्षक उत्थान सभ्यता है जो सिर्फ हमारे शानदार कला में ही नहीं निखरती, बल्कि हमारे शहर और गांव के रचनात्मक और हमारे दैनिक जीवन की मानवता में भी निखर उठती है। हमारी पीढ़ी में हमारे रोल मॉडल गांधी और नेहरू थे। वे प्रतिष्ठित हैं। वे व्यक्तित्व की पूजा अर्चना करते थे। मैंने नेहरू जी के लगभग हर भाषण पढ़ा है। हमारी माँ के लिए
हम सभी बच्चे समान हैं और भारत सभी से यह पूछ रहा है कि हम इस राष्ट्र निर्माण के जटिल नाटक में अपनी कौन सी भूमिका निभा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों के लिए प्रतिनिष्ठा और प्रतिबद्धता रखें। संपूर्ण भारत सिर्फ भारत के लिए बना है और समृद्धि के उच्च पद पर बैठने की इच्छा से प्रेरित है। यह अपने मिशन में आतंकी गतिविधियों द्वारा भी नहीं हटेगा। दोस्तों, आज प्रणब मुखर्जी जी का मृत्यु होने की उनकी सारी जीवनी राजनीतिक कार्य हमने बताया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।